जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों सीटें जुलाई 2025 ईवीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपकी जो परीक्षा है वो जुलाई में कंडक्ट होगी और उसके लिए नोटिफिकेशन इसी अप्रैल महीने में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, और इस पहले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सलाद के बारे में सही कथन आपको चूज करना है। यहाँ पे सलाद के बारे में कुछ कथन दिया गया और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और सलाद सीबीएसई को बहुत ज़्यादा पसंद आया है और इससे रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर जो है देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम पहले प्रश्न के ऑप्शन को यहाँ पे देखते हैं कि सलाद जो है लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर सिर को उल्टा लटकाकर मस्ती से जो है वो सोते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये तो पहला रहा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कि सलाद लगभग 10 वर्ष जीवित रहते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर सिर को उल्टा लटकाकर मस्ती से सोते हैं। सलाद लगभग 17 वर्ष तक जीवित रहते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष के नीचे सोते हैं और उसी वृक्ष के पत्ते भी खाते हैं। चौथा है कि सलाद लगभग 10 वर्ष तक जीवित रहते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे एक ही वृक्ष की शाखा पर लटके हुए सोते हैं और ये जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी की पत्तियों को खाते हैं। ये तो बिल्कुल सही है कि जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी की पत्तियों को खाते हैं। अगर हम बता दें यहाँ पे आप सभी को कि सलाद जो है प्रतिदिन लगभग जो है 17 घंटे जो है वो सोते हैं। बिल्कुल 17 घंटा जो है सलाद की सोने का जो समय है 17 घंटा, और यह पेड़ से लकड़ी काटने के लिए केवल 9 घंटे का समय जो है बचाता है। मतलब 9 घंटे में पेड़ की लकड़ियां पत्तियों को काटता है, बाकी जो घंटा बचता है वो सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करता है। वे अपने शरीर को तापमान को नियंत्रित करने के लिए छाया के अंदर और बाहर, जो पेड़ की छाया होती है उसी के अंदर और बाहर जो है रहते हैं अपने शरीर को ठंडा पहुंचाने के। सलाद उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है जिस पेड़ पे रहता है। सबसे बड़ी खास बात यही होती है कि जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियों को खाता है। इसे शायद ही किसी और जीव को जरूरत हो। जब वह उस पेड़ से पर्याप्त पत्ते खा लेता है तो वह पास के दूसरे पेड़ पर चला जाता है। मतलब जब उस पेड़ की पत्तियों को खा जाता है, मतलब वहां पे पत्तियों की कमी हो जाती है तो बगल के दूसरे पेड़ पर चला जाता है। अगर हम बात करें तो सलाद जो है लगभग 40 वर्षों तक जो है वो जीवित रहता है और उसी दौरान केवल 8 पेड़ों के इर्द गिर्द जो है घूमते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जो सलाद होता है वो 40 वर्ष तक जीवित रहता है, 17 घंटे तक सोता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों और टहनियों को जो है वो खाता है। पूरे लाइफ टाइम 40 सालों में सिर्फ 8 पेड़ों के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कि 40 वर्ष तक जीवित रहता है और दिन के लगभग 17 घंटे जो है वृक्षों की शाखाओं पर सिर को उल्टा लटकाकर जो है वो सोता रहता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न संख्या सेकंड है कि बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती यदि पहला, गतिविधियां आयोजित की जाएं, गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाए, शिक्षक द्वारा बच्चों के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाएं, बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। सही विकल्प का चयन आपको यहाँ पे करना है। तो बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख देने के लिए उन्हें दैनिक जीवन से जोड़कर गतिविधियों के माध्यम से और उन्हें आसपास के परिवेश के बारे में सोचने और समझने के लिए प्रोत्साहित करके जो है पढ़ाया जाना चाहिए। ईवीएस की सार्थक शिक्षा बच्चों को दी जा सकती है यदि शिक्षण विषय ज्ञान को छात्रों के वास्तविक जीवन के साथ जोड़कर जो है वो किया जा रहा। जान लीजिए कि बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह को कार्यों के द्वारा बढ़ावा दिया जाए, छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए विषय के संबंध में प्रश्न पूछने की पूरी यहाँ पे स्वतंत्रता या आज़ादी होनी चाहिए। बच्चों के स्थानिक संदर्भों के अनुसार शिक्षक द्वारा गतिविधियां जो है वो संचालित की जानी चाहिए, क्योंकि छात्र गतिविधियों को अपने दैनिक जीवन से जोड़ सकते हैं।
तो बच्चों के द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। गतिविधियों के बाद चर्चाओं का जो है आयोजन किया जाना चाहिए। शिक्षकों के द्वारा बच्चों के स्थानीय संदर्भों के अनुसार गतिविधियां जो है संचालित करना चाहिए। तो बिल्कुल राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कि पृथ्वी पर दिन और रात के चक्र का क्या कारण है। पहला है कि पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर पृथ्वी के विपरीत दिशा के घुमाव को पृथ्वी का घूर्णन जो है वो कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के संबंध में लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर जो है वो पूरा करती है। यह घूर्णन पृथ्वी पर दिन और रात के चक्र का कारण होता है। बिल्कुल पृथ्वी का घूर्णन ही जो होता है वो पृथ्वी पर दिन और रात के चक्र का कारण होता है। पृथ्वी के बिल्कुल अगर बात करें तो दिन की लंबाई पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और सूर्य के चारों ओर इसके पक्ष पर क्या होती है, पथ जो होता है उस पर जो है निर्भर करता है। तो बिल्कुल यहाँ पे बात करें तो इसका राइट जवाब पृथ्वी के घूर्णन और पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और यहाँ पे अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एनसीईआरटी की कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 में अद्भुत यात्रा गौरव जानी का वर्णन जो है वो किया गया है। यह पाठ निम्नलिखित में से किस विषय का हिस्सा है। पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है अंतः संबंध, तीसरा है आश्रय, चौथा है काम और खेल। एनसीई तो पाठ का शीर्षक एनसीईआरटी की कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 का शीर्षक बसेरा ऊंचाई पर है, जिसमें गौरव जानी की यात्रा का वर्णन जो है वो किया गया है। तो यह पाठ आश्रय विषय के अंतर्गत जो है वो आता है। क्यों आता है? यह जीवन और यात्रा के विभिन्न पहलुओं की खोज करता है और जो आश्रय की अवधारणा से बिल्कुल संबंधित होता है या उसके निकटतम होता है। तो गौरव जानी की यात्रा की अगर बात करें तो पाठ में गौरव जानी नाम के एक व्यक्ति की यात्रा का वर्णन है, जो अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का शौक रखते हैं और पहाड़ों की यात्रा करते हैं। तो गौरव जानी पहाड़ों की यात्रा करते हैं और उनकी यात्रा में उन्हें कई तरह के अनुभव जो है वो प्राप्त होते हैं। तो ऊंचाई पर सांस लेने की कठिनाई होती है। गौरव जानी ऊंचाई पर सांस लेने से होने वाली कठिनाइयों के बारे में भी जो है बताएं। तो यहाँ पे जो इस प्रश्न का राइट जवाब है वो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वो सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आबू धाबी के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यह रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। आबू धाबी में जल पेट्रोल की तुलना में महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी में प्रयुक्त मुद्रा को दिनार कहा जाता है। तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की क्या है, राजधानी है। यह एशिया के पश्चिम भाग में पाया जाता है। यह एक रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है और यहाँ बहुत कम जो है पानी पाया जाता है। लोग ढीले या सूती कपड़े पहनते हैं और खुद को तेज धूप के बचाने के लिए पूरी तरह से जो है ढके रहते हैं। जब बात करें अगर तो अबू धाबी में पेट्रोल प्रचुर मात्रा में मौजूद है और इसके निर्यात का एक बड़ा हिस्सा जो है वो माना जाता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में पेट्रोल की तुलना में अगर बात करें तो पानी महंगा है। पेट्रोल की तुलना में भैया पानी जो है यहाँ पे महंगा। अबू धाबी में जल जो है पेट्रोल की तुलना में महंगा है। अबू धाबी के लोग अरबी भाषा जो है बोलते हैं बिल्कुल। यहाँ के स्थानीय जो भाषा है वो अरबी भाषा है। और खंजर जो है खजर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा आम फल है, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत कम वृक्षारोपण जो है वो किया जाता है। तो अबू धाबी में बिल्कुल अगर बात करें तो यह रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। अबू धाबी में पेट्रोल जो है वो जल जो है पेट्रोल की तुलना में महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा क्या है, अरबी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मिनी माता रोग जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सीडी प्रदूषण या SO2 प्रदूषण, HD प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं।
तो मिनीमाता रोग, जिसे कभी कभी चिस्सो मिनीमाता रोग भी जो है वो कहा जाता है, एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा विषाक्तता के कारण जो है होता है। विशेष रूप से मिथाइल मरकरी के सेवन से जो है ये रोग होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो मिनीमाता रोग का संबंध औद्योगिक कचरे से पानी में घुले हुए पारे से है, जो मुख्य रूप से मिथाइल मरकरी के रूप में जो है वो होते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे मिनीमाता रोग का संबंध औद्योगिक कचरे से पानी में घुले हुए पारे से है, जो मुख्य रूप से मिथाइल मरकरी के रूप में होता है। और मिनीमाता रोग जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जो है वो प्रभावित करता है। अगर बात करें तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जो है ये प्रभावित करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जो है ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो इसके लक्षणों में हाथ पैर में सुन्नता आ जाती है, मांसपेशियों कमजोर हो जाती हैं, दृष्टि क्षेत्र में संकुचन होते हैं और सोचने और बोलने में भी क्या होती है, कठिनाई का अनुभव जो है वो करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। अगले प्रश्न पे चलेंगे यहाँ पे, और अगला प्रश्न है कि मृत सागर क्या है? एक समुद्र जिसका जल क्या है, विषैला है। एक समुद्र जो सभी महासागरों समुद्रों में सबसे अधिक खारा है। एक समुद्र जिसमें उच्च और निम्न ज्वार बहुत बार आते हैं। एक समुद्र जिसमें जहाजों का चलना खतरनाक है। तो मृत सागर कहाँ पे स्थित भैया? अगर बात करें तो इजराइल में स्थित है, और इसे पृथ्वी पर सबसे अधिक खारे जल निकाय के रूप में जो है वो जाना जाता है। जल में अधिक मात्रा में मौजूद नमक की वजह से इसका घनत्व जो होता है बहुत अधिक होता है, और यह कहा जाता है कि मनुष्य मृत सागर में डूबता नहीं बल्कि वो जो है वो तैरता रहता है। इसे मृत सागर जो कहा था क्योंकि कोई भी जीवित जीव इसमें अत्यधिक खारे पानी में जो है नहीं रह सकता है, बिल्कुल अत्यधिक समय तक जो है खारे पानी में जीवित नहीं रह सकता है। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है, एक नमकीन झील है जो पृथ्वी पर सबसे निचले बिंदु पर स्थित है और दुनिया के सबसे खारी जल निकायों में से एक है। तो यह समुद्र तथा सभी महासागरों या जलाशयों में सबसे अधिक जो है वो खारा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे भैया, हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। 3 राज्यों का वह समूह जिसके किसी भी किनारे पर जो है बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है? पहला है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। तीसरा है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो बंगाल की खाड़ी के निम्नलिखित किनारे वाले 3 राज्यों का समूह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान जो है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल जो है उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से खेती की मृदा कैसी हो जाएगी? पहला है कि अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी, केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी, कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। तो बिल्कुल सही यहाँ बात करें हैं तो उस खेत की मृदा के बारे में विचार का बहुत महत्वपूर्ण है कि किसान बार बार एक ही फसल को उगाता है और अत्यधिक रसायनों का उपयोग जो है वहाँ पे करता है, और मिट्टी की उर्वरकता जो है कम हो सकती है और यह भूमि जो है बंजर हो सकती है। तो कुछ समय पश्चात ऐसा होगा कि ये भूमि बंजर हो जाएगा और इसमें किसी प्रकार की कोई खेती करना असंभव हो जाएगा। उर्वरकों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग से यहाँ पे दोस्तों जो बात करें तो उर्वरकता का नकारात्मक प्रभाव जो है पड़ता है और मिट्टी की जो उर्वरकता होती है उसमें कमी आ जाती है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव जो है नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वो कम हो जाती है, भूमि जो है बंजर हो जाती है। मिट्टी की उर्वरा जो है उर्वरता को कम करता है और यह भूमि जो है बंजर हो जाती है और उस पर फसल उगाना, किसी प्रकार की फसल उगाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का आकलन करने का उद्देश्य है कि
शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। दूसरा है कि यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। यह विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। यह विद्यार्थियों को सीखने के बारे में सूचना देता है और जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा जो है वो दिया जा सके। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का आकलन उद्देश्य विद्यार्थियों को समझ, कौशल और ज्ञान का पता लगाना, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार किया सके और विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से सीखने में जो है वो मदद मिल सके। ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही जवाब होगा। बता दें कि यहाँ कुछ उद्देश्य और हैं। विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करना। आकलन यह पता लगाने में मदद करता है कि विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन के विषय और अवधारणाओं को कितना जो है वो समझ रहे हैं। आकलन के माध्यम से शिक्षक यह भी जान सकते हैं कि उसके शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी हैं और उन्हें कितने क्षेत्रों में, किस क्षेत्र में जो है सुधार करने की आवश्यकता वो है। ठीक है, बिल्कुल। आकलन विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करता है, जिससे वे अपनी कमजोरियों को पहचान सके और उन पर जो है काम कर सके और उसमें जो है सुधार या बदलाव कर सके। पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है इससे। आकलन विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता बनाता है और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है वो प्रेरित भी करता है। यानी इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कक्षा 5 के ईवीएस विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दाने की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। वर्गीकरण, संप्रेषण, प्रयोग करना, अनुमान लगाना। तो इस क्रियाकलाप से विद्यार्थियों में अनुमान लगाने, माप लेने और अवलोकन करने जैसे प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। यह उन्हें मात्रात्मक अवधारणाओं को समझने में क्या करेंगी, मदद करेंगी। बिल्कुल, यहाँ पे अनुमान लगाना, माप लेना और अवलोकन करने जैसे प्रक्रिया कौशल का विकास यहाँ पे होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें तो अनुमान क्या होता है, विद्यार्थी पहले डिब्बे को भरने के लिए चने के दानों की संख्या का अनुमान लगाएंगे, जो अनुमान कौशल का विकास जो है यहाँ पे करेगा। अनुमान लगाने के बाद वे वास्तविक संख्या को जानने के लिए चने के दाने के डिब्बे में भर कर मापेंगे, जिससे जो है माप कौशल का जो है वो विकास होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे अवलोकन, इस प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी चने के दानों के आकार, मात्रा और डिब्बे के भरने के तरीके का अवलोकन करेंगे, जो अवलोकन कौशल का भी क्या करेगा, विकास करेगा। यानी इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये 2 भारतीय पक्षी कौन से हैं। पहला है कि शकरा खोरा और राक्षसी पक्षी, बेंत गौरी और राक्षसी पक्षी, राक्षसी और कल चिड़ी, चिड़ी और बीबर पक्षी। तो 2 भारतीय पक्षी 2 वृक्ष या झाड़ी के डाल पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। वे बया, बुनकर पक्षी और डार्जिन चिड़िया है, जिसको टेलर बर्ड के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो यह पक्षी बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ पे बया पक्षी क्या होता है, तो यह पक्षी अपने जटिल लटकते घोंसले के लिए प्रसिद्ध है, जिसे वे घास और अन्य पौधों के तनों से जो है बनाते हैं। वहीं डार्जिन चिड़िया की बात करें तो यह पक्षी पत्तियों को आपस में सिलकर अपना घोंसला जो है बनाता है। इसे डार्जिन चिड़िया भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या हुई थी। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व बनता है। पहला है कि धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सके। केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी। तो अगर यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल मेन महत्व यहाँ पर होता है दोस्तों सामाजिकरण का।
यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक बच्चा अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करके जो है सीखता है। वे दूसरों के साथ संवाद करते हैं और परिपक्व होने से अपने कार्यों को संसाधित करने के लिए कौशल जो है प्राप्त करते हैं और अपने समूहों के भीतर अपनी पहचान को जो है देखते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करेंगे और उनकी कहानियों को भी यहाँ पे साझा करेंगे। तो बिल्कुल इस प्रश्न के अगर हम राइट जवाब की बात करते हैं तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलेंगे हम आगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि केचुआ जो होता है किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण का चयन कीजिए। केचुए मृत पत्तियां और पौधों को खाते हैं और उनके गिरने से मिट्टी में खाद बनती है। केचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को नरम करते हैं। खुदाई से मिट्टी में हवा पानी आसानी से जो है मिल जाता है। केचुए को किसान का मित्र भी माना जाता है। कारण जान लीजिए कि यहाँ पे कि मिट्टी को पोल बनाते हैं और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। केचुए के द्वारा मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्ट के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अगर यहाँ बात करें तो केचुआ द्वारा मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग, और केचुए किसानों के लिए फायदेमंद होते हैं। क्यों? क्योंकि वे मिट्टी में छेद बनाते हैं और उन्हें पोल बनाते हैं। पोल मिट्टी में वायु का संचार होता है जिससे पौधों की जड़ें जो हैं वो सांस ले पाती हैं। केचुए मिट्टी में मौजूद सड़े गड़े अपशिष्टों को खाते हैं और मल के जरिए उन्हें जैविक खाद के रूप में जो है वो निकाल देते हैं। केचुए के मल की बात करें तो केचुए के मल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व जो होते हैं भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। केचुआ मृत जीवों से ह्यूमस बनाकर मिट्टी में मिलाते हैं और ह्यूमस जो होता है पौधों को पोषक तत्व जो है देता है। केचुए मिट्टी को उलट पुलट कर पोल बनाते हैं और ह्यूमस का निर्माण करते हैं। केचुए को अंग्रेजी में अगर बात करें तो अंग्रेजी में अर्थवार्म, ड्यू वार्म या रेन वार्म, एंगल वार्मो या नाइट क्लेवर के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी इस प्रश्न के अगर हम राइट जवाब की बात करें तो आप बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इसका कथन जो दिया गया फर्स्ट सही है, फिर आपका तीसरा और चौथा। तो यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही जवाब इसका होगा। चलेंगे हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन का चयन करना है। पहला है कि हाथी के झुंड में मुख्यतः 14 से 15 वर्ष तक की मादा और बच्चे हाथी होते हैं। हाथी के झुंड में अगर बात करें तो हाथी के झुंड में एक विशेष परिवार के सदस्य होते हैं। सबसे बुजुर्ग मादा हाथी झुंड की नेतृत्व होती है। हाथी का झुंड कितनी भी संख्या में मादा हाथी और बच्चों को समायोजित कर सकता है। अब यहाँ पे हाथियों के झुंड के बारे में कथन दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में देखने के लिए मिल ही जाता है। तो हाथियों के झुंड में मुख्य रूप से मादा और 14 से 15 साल तक के बच्चे होते हैं और एक झुंड के सबसे बुजुर्ग मादा हाथी जो है वो उसका नेतृत्व करती है। अगर बात करें हम यहाँ पे तो मादा और बच्चे हाथियों के झुंड में मुख्य रूप से मादा हाथी होती है और 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो इसके झुंड में शामिल होते हैं। झुंड जो होते हैं मात्र सत्रात्मक होती है, क्योंकि यानी सबसे बड़ी मादा हाथी जो होती है झुंड की मुखिया होती है। ठीक है, और यहाँ आगे और एक झुंड में 10 से 12 या इससे अधिक मादा हाथी और बच्चे जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे एक संख्या दिया गया है कि उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो सकते। कहा गया है कि 10 से अगर बात करें 10 से 12 या उससे अधिक मादा हाथी और बच्चे जो हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, जो कहा गया कितनी भी संख्या में, इनकी भी संख्या जो है यहाँ पे लिमिट में। तो यानी इस प्रश्न का राइट जवाब ए और सी कथन जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का वांछनीय उद्देश्य है। पहला, विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोग को जानना। प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य प्रज्ञा की अनुभूति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण करना। तीसरा एक ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। चौथा उपरोक्त सभी।
तो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का वांछनीय उद्देश्य बच्चों में प्राकृतिक जिज्ञासा बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। साथ ही अपने आसपास के परिवेश और विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में भी उनको क्या करना, जागरूक करना। प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, यानी प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षक का उद्देश्य बच्चों में प्रकृति के प्रति जिज्ञासा और जानने की जो इच्छा होती है उसको यहाँ पे बढ़ाने से है। बच्चों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करना, जैसे कि अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, तर्क करना और निष्कर्ष निकालना। बच्चों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करना और उन्हें नए विचारों और समाधानों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा पर्यावरण के प्रति जो है उनको जागरूक करना, बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में जागरूक करना और उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में जो है वो सिखाना। तो यानी इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे आगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। पहला नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन। अगर हम ग्रीन हाउस गैस की बात कर ले यहाँ पे तो भैया ग्रीन हाउस गैस में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। इसके अलावा आपकी मेथेन हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, फिर आपका जलवाष्प हुआ, फिर यहाँ पे ओजोन। ये सभी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस कैसे होती हैं। तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है जो जीवाश्म ईंधन के जलने और वनों की कटाई और श्वसन जैसी प्रक्रियाओं से जो है वो उत्पन्न होता है। अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है और जो कि प्राकृतिक गैस पशुपालन और धान के खेतों से जो है वो उत्सर्जित होती है, ठीक है। चलिए भैया आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने और इसमें कहा गया कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंध का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांतों में ज्ञात से अज्ञात, आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से जीने से संबंध रखने का सिद्धांत सभी जो है शामिल है। यानी जो यहाँ पे दिया गया है उपरोक्त सभी जो है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांत सभी जो है माने जाएंगे। अधिगम मतलब सीखने से तात्पर्य होता है, ठीक है। चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वर्षा के पानी में घुलनशील है। पहला है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो वर्षा के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसें जो हैं वो घुलनशील होती हैं जो वर्षा के पानी को अम्लीय कर देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यह गैस पानी में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाते हैं जो वर्षा को थोड़ा बहुत क्या करते हैं, अम्लीय कर देते हैं। वही बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो बिल्कुल सल्फर डाइऑक्साइड यह गैस वायुमंडल में नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड जो है बनाती है, H2SO4 का निर्माण जो है ये करती है। और बिल्कुल अगर बात करें तो जो अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख घटक जो है वो माना जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड एक रंगहीन गैस है जो कि बारिश के पानी में घुल जाती है और हानिकारक यौगिक जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरक अम्ल आदि का निर्माण जो है वो करती है। यह गैस ताजमहल की अगर बात करें तो ताजमहल के पीले होने का कारण भी यही गैस जो है, ताजमहल जो है उसके पीले होने का कारण जो है यही है, ठीक है। ताजमहल के पीले होने का कारण जो है यही गैस है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। चलेंगे भैया हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कहा गया कि एक बकुला अक्सर भैंस की पीठ पर देखा जाता है, इसका कारण क्या होगा। पहला है कि वह भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाता है, थोड़ी देर उड़ने के बाद वह आराम करता है, वह भैंसों की पीठ पर परजीवियों को खाता है, वह घास में मौजूद कीड़ों को खाता है। भैंस की पीठ पर बकुला अक्सर इसलिए देखा जाता है क्योंकि बकुला भैंस के शरीर पर मौजूद परजीवी कीड़ों को खाता है जिससे दोनों के बीच एक प्रकार का जो है सहजीवी संबंध जो है वो बन जाता है। सहजीवी संबंध, ठीक है। सहजीवी संबंध होता क्या है कि बकुला भैंस के पीठ पर बैठकर परजीवी कीड़ों को खाता है जिससे भैंस का परजीवियों से छुटकारा मिलता है
और बकुले को भोजन मिल जाता है। तो भैंस की पीठ और बकुले को अक्सर परजीवियों को खाते देखा जाता है। वे मक्खियों और अन्य काटने वाले जीवों को खाते हैं जो मवेशियों के लिए हानिकारक जीव होते हैं। यह एक प्रकार का पारस्परिक संबंध है जिसमें दोनों जीवों को जो है लाभान्वित या दोनों जीवों को यहाँ पे जो है फायदा होता है। वह भैंस के पीठ पर बैठे परजीवियों को जो है वो खाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मानवीय गतिविधियों में क्या शामिल है। पहला, जंगलों को जलाना। दूसरा, कृषि गतिविधियां। तीसरा है कि एरोसोल के डिब्बों का उपयोग। चौथा है कि उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मुख्य मानवीय गतिविधियां हैं जीवाश्म ईंधन को जलना, वनों की कटाई करना या कृषि गतिविधियां और पशुपालन होती है। अगर हम बात करें तो जीवाश्म ईंधन का जलना यानी कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जो पृथ्वी के तापमान को जो है बढ़ाते हैं। वनों की कटाई, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लेकिन वनों की कटाई से यह क्षमता जो है कम हो जाती है और पहले से संग्रहित कार्बन भी वातावरण में जो है वो छोड़ दिया जाता है। पशुपालन, गाय और भेड़ जैसे पशु बड़ी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, तो सारी जंगलों को जलाना या कृषि गतिविधियां, एरोसोल के डिब्बे का उपयोग करना, सभी जो है क्या है मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का एक कारण जो है वो है। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है। पहला है ऑप्शन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। दूसरा है कि आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तीसरा है कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल। चौथा है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका बिल्कुल सही होगा। जान लीजिए यहाँ पे कि तमिलनाडु क्या है, भारत का दक्षिण राज्य है। चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु क्षेत्रफल के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 6वां सबसे बड़ा राज्य है। ये आपको बता रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार है तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जो है बिल्कुल सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि आर्सेनिक से जल प्रदूषण की समस्या सर्वाधिक कहाँ होती है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आर्सेनिक से जल प्रदूषण की समस्या विशेष रूप से भूतल में भारत के पश्चिम बंगाल में, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ राज्यों में सबसे अधिक जो है वो देखी जाती है। तो आर्सेनिक पृथ्वी की भूपट्टी का एक प्राकृतिक घटक है जो विशेष चट्टानों और मिट्टी के संपर्क में आने वाली पानी में जो है वो पाया जाता है। तो इसका क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। आर्सेनिक के संपर्क में आने से त्वचा कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो होती हैं। गर्भावस्था के दौरान आर्सेनिक के संपर्क में आने से शिशु मृत्यु, कैंसर, दिल का दौरा, गुर्दे की विफलता, फेफड़े की जटिलताएं हो सकती हैं। साथ ही बच्चे की वृद्धि, स्मृति और संज्ञानात्मक विकास में भी जो है वो कमी आ सकती है। बिल्कुल, अगर बात करें तो जल प्रदूषण के कारण दुनिया भर में औद्योगिक और उद्योग स्तर पर जल प्रदूषण में एक प्रमुख योगदान जो है करता है। और बिल्कुल प्रत्येक घर से सीवेज और अवशिष्ट जल ताजे पानी में साथ समुद्र में छोड़ा जाता है जो जल को क्या करता है, प्रदूषित जो है वो करता है। तो यानी इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला है कि यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। दूसरा है यह नेपाल का हिस्सा और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह भारत का हिस्सा और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर। यह तिब्बत का हिस्सा और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है। और यह कहाँ पे स्थित है भैया, यह नेपाल में स्थित है। बिल्कुल कहाँ पे, नेपाल में स्थित है। और अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर या उसको लमसम कहें तो 8900 मीटर इसकी लंबाई है। यह हमेशा, सबसे खास बात होती है कि यह हमेशा जो है वो बर्फ से ढका होता है।
नेपाल में इसको जो है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका नाम भारत के एक सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया था। और अगर यहाँ पे बात करें हम तो शिखर हिमालय के महालंगूर इप श्रेणी में जो है स्थित है। यानी इस प्रश्न का राइट जवाब यह बिल्कुल सेकंड है कि यह नेपाल का हिस्सा और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ों का कार्य नहीं है। पहला है कि पौधों को जकड़ना, पानी का अवशोषण करना, खनिज लवण का अवशोषण करना, स्टार्च को बनाना। तो जड़ें भोजन का निर्माण नहीं करती बल्कि पौधे को सहारा देने का काम होता है। पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं और कुछ मामलों में भोजन का भी भंडारण जो है करते हैं, लेकिन स्टार्च का निर्माण जो है वो नहीं करती हैं। जड़ें क्या करती हैं जान लीजिए कि पौधों को सहारा देती हैं, जहां मिट्टी में पौधों को स्थिर रखता है। पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण करते जड़ें मिट्टी में पानी और पानी और घुले हुए खनिजों को अवशोषित कर उन्हें तने तक जो है पहुंचाती हैं। कुछ जड़ें जैसे शकरकंद भोजन का भंडारण भी जो है वो करती हैं। मिट्टी के पानी और खनिजों का अवशोषण करना और पादपों के विकास नियामकों का जो है संश्लेषण करना और पादपों के भागों को उचित स्थिरता जो है प्रदान करना, ये सभी काम जो होता है जड़ों का होता है। चलेंगे भैया हम अगले प्रश्न पे यहाँ पे कि ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों का चयन कीजिए। कि ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स या उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है। दूसरा है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा है कि बिंदुओं की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है। चौथा है कि उठी हुए बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर इसे जो है पढ़ा जाता है। सही कथन बताना है आपको। तो बच्चे सहित कुछ व्यक्ति जो है नेत्रहीन हो सकते हैं कि उनके पास चीज़ों को देखने के लिए बहुत ही सीमित दृष्टि जो है वो होती है। ऐसे व्यक्ति जो चीज़ों को छूकर या आवाज़ें सुनकर ज़्यादा ध्यान से पहचानने की जो कोशिश है वो करते हैं। ठीक है। और बिल्कुल अगर बात करें वे अपने अन्य इंद्रियों को अधिक तेजी से जो है विकसित करते हैं। दृष्टिवादी व्यक्तियों के लिए सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है? ब्रेल लिपि जो है सबसे लोकप्रिय संसाधन। अगर बात करें तो इसे 1821 ईस्वी में लुई ब्रेल के द्वारा जो है विकसित किया गया था। और इस प्रकार की यह लिपि जो है 6 बिंदुओं पे आधारित होती है और उसे छूने में आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा ऊपर या कहें उभरा हुआ उठाकर या डॉट्स बनाकर जो है वो लिखा जाता है। यह लिपि नुकीले उपकरणों का उपयोग करके छापी या हाथ के द्वारा जो है वो बनाई जाती है। यानी अगर बात करें तो यह लिपि 8 बिंदुओं नहीं बल्कि 6 बिंदुओं पर जो है वो आधारित होती है। यानी 1, 3 और 4 इस प्रश्न के राइट जवाब होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से वह विधि याद कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती। कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थलों में मछली डालें जो कि मच्छर के लार्वा को खा ले। मच्छरदानी का प्रयोग करें। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया है तो तेल का छिड़काव करें। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल यहाँ पे मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए कई विधियां, जिसमें से स्थिर जल में तेल डालना मछली के प्रजनन को रोक देगी। और क्योंकि तेल की परत जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे मच्छर है उसके लार्वा जो है वो मर जाएंगे। बिल्कुल इसको लिए सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करना, स्थिर पानी को हटा देना चाहिए, कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। और अगर बात करें यहाँ पे तो मच्छर एक संक्रामक रोग है, बिल्कुल संक्रामक रोग जनक है जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि जो है वो फैलता है। कभी कभी मच्छरों को रोग वाहक भी जो है वो कहा जाता है। वे खुद को रोग जनक से तेजी से संक्रमित करके दूसरे को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। और ऐसा करने के लिए उन्हें पहले एक बीमार मेजबान को जो है काटना पड़ता है। इसलिए एक बीमारी को फैलाने से रोकने के लिए मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित करना सबसे ज़्यादा जो है जरूरी होता है। तो मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए कौन सी विधि यहाँ पे नहीं है, तो मच्छरदानी का प्रयोग करना। भैया मच्छरदानी का प्रयोग जो है मच्छर से बचने के लिए किया जाता है, न कि प्रजनन को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए हम आगे चलेंगे और यहाँ पे अगला प्रश्न जो है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल अगला प्रश्न है यहाँ पे
और यहाँ पे कहा गया कि हमारे देश के लगभग हर भाग में खाना बनाते समय मिर्ची डाली जाती है और हमारे देश में जो व्यापारी आए थे उनके द्वारा देश से मिर्ची जो है लाई गई थी। दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान। तो मनुष्य जाने अनजाने में बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। लोग बगीचे में उगाने के लिए पौधों के बीज लाते हैं जो उन्हें सुंदर या उपयोगी लगते हैं। बाद में पौधों के बीज अन्य स्थानों पर भी जो है वो फैल जाते हैं। कई साल बाद शायद लोगों को यह याद भी नहीं रहता है कि पौधे जो है वहां पे पहले से थे या उनको लाके लगाया गया था। मिर्च मूल रूप से कहां से लाया गया था? दक्षिण अमेरिका से जो है लाया गया था। यानी इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए कि रेखा की माता प्रतिदिन तालाब से एकत्रित जल में फिटकरी मिलाती हैं ताकि हल्की निलंबित अशुद्धियों के अवसादन के लिए, कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए, जल में कीटाणुओं को मारने के लिए, जल को रंगहीन करने के लिए। तो फिटकरी का उपयोग, फिटकरी जिसे एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 10H2O के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है, पानी में मिलाया जाता है ताकि निलंबित अशुद्धियों के अवसादन में जो है वो सहायता मिल सके। हल्की निलंबित अशुद्धियों के अवसादन में जो है सहायता मिल सके, इसके लिए जो है मिलाया जाता है। फिटकरी जब पानी में डाली जाती है तो निलंबित कणों से जुड़ जाती है और एक फ्लोर बनाकर उसका आकार जो है वो बढ़ा देती है। आकार और वजन में काफी वृद्धि के कारण यह झुंड जो है कंटेनर की तली में बैठ जाता है और ऊपर का जो पानी है बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। शीर्ष पर बनी साफ पानी की परत को बाहर निकालकर जो है इन्हें हटा दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है।